नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। और आज की तारीख कितनी है? 31 जुलाई 2023 ईस्वी। और आपके एग्ज़ाम में अब 59 दिन बाकी है। जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर को। तो इसलिए डेली पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा पॉजिटिविटी के साथ में। हमेशा एक ही शब्द रिपीट करता हूँ बार बार कि पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए, एंजॉय करिए जो पढ़ने का प्रोसेस है उसको। अगर बोर होकर पढ़ेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, भूल जाएंगे आप चीज़ों को। ओके, इसलिए इंटरेस्ट लेकर पढ़िए तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और बिहार स्पेशल में आज मैं आपको बताऊंगा, बिहार की एक मूवी है जो ऑस्कर के रेस में है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा उसके बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको जानने चाहिए पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। और बहुत सारे वीडियो अपलोड होते हैं डेली, उसको देखा कीजिए। आप ही के लिए अपलोड होते हैं, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होता जिसमें आपका समय की बर्बादी हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस न्यूज़ पर बाद में आएंगे, उससे पहले मैं एक फैक्ट दिखा देता हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस का है ये। और टाइगर जो दिवस होता है उसी के अवसर पर इसको जारी किया गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत में किन किन राज्यों में सबसे अधिक बाघ हैं, उनकी संख्या बताई गई। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 785 बाघ हैं कुल टोटल वहाँ पर। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आ जाता है 563 के साथ। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है 560 बाघों के साथ। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। इस क्रम को ऐसे ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्रम आपसे पूछ भी सकता है। बढ़ते क्रम घटते क्रम में बताइए कि कौन कौन से में ज़्यादा है, कौन कौन से में कम है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कुछ राज्य हैं जिन्हें बाघों की संख्या कम भी हो गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2018 में 29 बाघ थे, 2022 में 9 ही बाघ रह गए हैं। उड़ीसा में 28 से 20 पर आ गए हैं। झारखंड में भी 5 से 1 बाघ रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1917 हो गए हैं। और 2018 में तेलंगाना में 26 थे और 2022 में 21 बाघ के करीब में हो गए हैं। जीरो टाइगर इन मिजोरम और नागालैंड में जीरो टाइगर हैं, एक भी टाइगर वहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं? तो ये आपको पता चल गया। भारत के मैप बनाइए ऐसे। सबसे ज़्यादा बाघ यहाँ पर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कर्नाटक में चले जाइए। तीसरे पर यहाँ उत्तराखंड में आपको आना पड़ेगा। और चौथे पर यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है जिसमें आपको बाघ देखने को मिल सकता है। इस संख्या को ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये बताना है, मैंने आपको बताया था कि टाइगर पॉपुलेशन जो लेटेस्ट वाला है उसके हिसाब से बाघों की संख्या कितनी है देश में, ये आपको बताना है। 3000 से अधिक बाघ हैं, ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके। ओके, अगले वीडियो पर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है आज का? हेडलाइन, प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान को शुरू किया है और बलिदानियों की याद में चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है भाई, मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके सम्मान में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशव्यापी अभियान की रूपरेखा जारी की है। क्या है अब इसको देख लेते हैं। मोदी जी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में अपने मन की बात करते प्रधानमंत्री जी कभी भी लोगों के मन की बात तो नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मन। वन वे कम्युनिकेशन होता है प्राइम मिनिस्टर जी का, वन वे कम्युनिकेशन। हम अपनी बात तो कर लेंगे लेकिन आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, इसी तरीके का होता है। ओके, चलिए देखते हैं मन की बात में। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में तहत पूरे देश में अमर बलिदानियों की याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाए जाने की घोषणा की। मोदी जी ने कहा कि अमृत महोत्सव की गूंज पूरे देश में हर तरफ सुनाई दे रही है। 15 अगस्त निकट आ रहा है, ऐसे में पूरा देश में एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान देश के खातिर बलिदान देने वाले सपूतों के लिए होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या है ये अभियान। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके तहत देश के अलग अलग कोने के गांवों की मिट्टी के साथ 7500 कलश दिल्ली लाए जाएंगे और इस यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लाए जाएंगे। इस मिट्टी और पौधे के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निकट एक अमृत वाटिका तैयार की जाएगी। यह एक भारत का श्रेष्ठ भारत का एक महान प्रतीक होगा। इससे मुझे ये बताइएगा कि इस अभियान से सामान्य मानविकी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा। हम तो सम्मान करते ही हैं जो बलिदानी लोग हैं उनके। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बलिदानी का किसी ने सम्मान नहीं किया हो? हर रोज़ सम्मान करते हैं। तो ये अभियान शुरू किया गया। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकेंगे, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटे से में देख लीजिएगा। ये ऊपर उन्होंने सारा घेर रखा, पता नहीं कौन सा घटिया वेबसाइट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नए युग की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक और शहीदों को याद करना है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ प्रधानमंत्री के 5 प्राण पर जनता को जागरूक करने के लिए अमृत काल की तैयारी करना है। देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को कवर करने वाला ये राष्ट्रीय स्तर पर 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित एक मेगा इवेंट के साथ शीर्ष पर होगा, जिसमें देश भर के 75,000 युवाओं की भागीदारी होगी। मुझे उम्मीद है कि मणिपुर के ग्रामों से भी लाया जाएगा मिट्टी को, जहाँ पर एक कारगिल में लड़ने वाले सैनिक के पत्नी को घुमाया गया था। उस विभत्स वीडियो जो है वो कारगिल में लड़ा था सैनिक, जिसकी पत्नी घुमाया गया था।
तो उस गांव से मिट्टी लाना चाहिए भारत सरकार को। देखिए अगला क्या है, देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को कवर करने वाला यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इस तिथि को ध्यान में रखिएगा, ये पीटी में भी आपसे पूछ सकता है। मेगा इवेंट क्रिएट किया जा रहा है, इवेंट ही होता है मुख्य रूप से। सकारात्मक देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के प्रति कृतज्ञता का उत्सव का यह माहौल देश की युवा आबादी को अमृतकाल के दौरान अपनी युवा शक्ति को जागरूकता को करने के रूप में इंडिया @4 देश में निर्देशित करने के लिए पंच प्राण की शपथ लेने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, कार्यक्रम का अनुक्रम और विवरण क्या है। जिला स्तर का कार्यक्रम होगा। जिला स्तर का कार्यक्रम DYO द्वारा मिट्टी और पानी संग्रहित करने के लिए कंटेनर और बोतलों के कमीशनिंग जिला स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले की जाएगी। जिला के सभी ग्राम पंचायतों से मिट्टी और पानी एकत्र करने के लिए प्रति वो ब्लॉक 2 चैंपियंस, इच्छुक युवा पुरस्कार विजेता और पुरस्कार विजेता क्लब प्रतिनिधि आदि की पहचान स्थानीय स्तर के हिसाब से की जाएगी। और सभी ब्लॉक से लाई गई मिट्टी और पानी को जिला स्तरीय कार्यक्रम में समेकित किया जाएगा। फिर उसको कहाँ पर भेजा जाएगा, दिल्ली वगैरह में भेजा जाएगा भाई। स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के बलिदान की याद में बची हुई मिट्टी के नमूनों का उपयोग करके पौधारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पंच प्राण की शपथ दिलाई जाएगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में केवल 500 प्रतिभागियों के लिए बजट बनाया जाएगा। शेष प्रतिभागियों के जिलों में NSS इकाइयों द्वारा जुटाया जाएगा। फिर ब्लॉक पर चलते हैं। ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत से मिट्टी और पानी के नमूने लेकर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम भाग लेंगे। समारोह के दौरान सभी पंचायतों से लाई गई मिट्टी और पानी को एकत्र किया जाएगा और ब्लॉक का प्रतिनिधि नमूना चैंपियन को सौंपेगा। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक और ब्लॉकों के शहीदों की कहानियों को साझा करने के लिए एकत्र होंगे। और ठीक है भाई, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम 250 प्रतिभागियों को तैयार किया जाएगा। शेष प्रतिभागियों को NSS, स्थानीय निकाय और स्थानीय स्तर पर अन्य हितधारकों के माध्यम से जुटाया जाएगा। मतलब कि देश से लेकर गांव तक का अभियान है ये, मेरी माटी मेरा देश अभियान। आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम है ये। पहचाने गए चैंपियन सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों का दौरा करेंगे और प्रधानों को कार्यक्रम से अवगत कराएंगे। ग्राम पंचायत प्रधानों के नेतृत्व में पानी मिट्टी एकत्र करने के लिए स्थल की पहचान की जाएगी। मिट्टी और पानी के नमूने के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। ओके, कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वही पंच प्राण की जो है वो शपथ दिलाया जाएगा। यही कार्यक्रम था मेरा माटी मेरा देश अभियान को ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक में और कुछ खास नहीं है आपके लिए, अगले टॉपिक पर एक बार चलते हैं। तो यही कार्यक्रम था ये मेरी माटी मेरा देश अभियान। युवा का खाली बैठे हैं तो युवा क्या करेंगे, तो मिट्टी पानी इकट्ठा कीजिए अपने अपने गांव से। सम्मान देने के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी होता है, मिट्टी पानी भी कर लीजिए, इस बार प्रधानमंत्री जी का आग्रह है। तो ये कार्यक्रम को ध्यान में रखिएगा। और 7500 कलश के जरिए दिल्ली लाई जाएगी हर कोने से माटी और पौधे। फिर उसको दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, जाइएगा कभी इंडिया गेट के बगल में ही है घूमने के लिए, तो वहाँ पर उसको लगाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका डेट कम से कम ध्यान में रखिएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हर घर झंडा अभियान चलाया गया था तो उससे जुड़े हुए कार्यक्रम भी पूछ लिए गए थे डेट के माध्यम से, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेट को मैं पर्टिकुलरली BPSC के लिए क्या कह रहा हूँ, PT के लिए डेट को ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा टॉपिक है, NCRB का डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये इसका काम क्या होता है, देश भर में जितने रजिस्टर्ड FIR हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो FIR रजिस्टर होते हैं उनके आधार पर देश भर के क्राइम का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। पहली बात तो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जितने दर्ज FIR हैं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपसे पूछा जाएगा कि NCRB के जो डेटा होते हैं, मान लीजिए उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे देश में FIR भी बहुत कम केसों के दर्ज होते हैं, FIR नहीं दर्ज होते हैं बहुत सारे केसों के, तो वो NCRB का डेटा से पीछे छूट जाते हैं। NCRB का डेटा आया है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको आज शॉर्ट में बताऊंगा। आने वाले वीडियो में हम डिटेल NCRB डेटा को ही पढ़ेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उसमें NCRB का डेटा भी होता है। एक अंदाज़ा अपने राज्य का तो कम से कम पढ़ कर जरूर जाना चाहिए। अगर BPSC या UPPCS का अगर आप मेंस दे रहे हैं, UPSC का मेंस दे रहे हैं, तो पूरे देश भर का डेटा आपको पढ़ कर जाना होता है। महिलाओं से जुड़े हुए, जातिगत चीज़ों से जुड़े हुए, जिससे क्या होता है, आज का आर्टिकल भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले आर्टिकल पर ही चलते हैं हम लोग, और मेंस एग्जामिनेशन बहुत काम का होता है ये डेटा आपका, उसको देख लेते हैं आर्टिकल को। ओके, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है ये। क्या है भाई, तो देखिए, कास्ट आधारित जो भेदभाव है इसमें कौन है, भारत में जाति आधारित हिंसा की निरंतरता तथा निहित चिंताएं। NCRB के डेटा में बताया गया है कि जो जाति आधारित हिंसा है आज भी, ये बहुत ही ज़्यादा होता है आज भी। आपको अचंभा होगा ये सुनकर, लेकिन जाति के कारण भी रेप की घटनाएं देखी जाती हैं या अलग अलग क्राइम की घटनाएं देखी जाती हैं।
तो इस पर विस्तृत ये लेख है, ये लेख आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपसे GS2 में या निबंध पेपर में अगर आपसे पूछे जाते हैं या वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक जागरूक नागरिक हैं आप, तो इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये भारत में जाति आधारित हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न का एक रूप है जो अनुसूचित जाति SC व ST से संबंधित लोगों को लक्षित करती है। मुख्य रूप से जातिगत जब हिंसा होती है तो उसमें OBC वर्ग के कम लोग होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। OBC वर्ग के प्रति छुआछूत की भावना बहुत कम है, ना के बराबर में है। मुख्य रूप से छुआछूत की भावना होती SC और ST वर्ग के प्रति, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के लक्षित करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है या इन्हीं को लक्षित करके जब हिंसा की जाती है तो जातिगत हिंसा में मुख्य रूप से गिना जाता है उसको। जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में हाशिए पर स्थित व वंचित समूह हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989, SC/ST एक्ट जो है 1989 जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों और विशेष कानून के बावजूद देखिए भारत में जाति जो हिंसा है, जातिगत हिंसा, उससे सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद जबकि इस कानून में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि FIR दर्ज होते ही आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इस तरीके का कठोर कानून है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जातिगत हिंसा जो है वो रुक ही नहीं रहा है। देखिए क्या है, जाति आधारित अपराध विभिन्न रूप क्षेत्रों में घटित होते रहते हैं जो लाखों लोगों के मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये आपका इंट्रो लिखना सिखाएगा। भारत में जाति आधारित अपराध की अब स्थिति क्या है, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। जाति आधारित अपराध में शारीरिक हमला, हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यातना, अगजनी, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण, भूमि पर कब्जा, जबरन विस्थापन, अपमान, हिंसा के रूप शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध की वार्षिक डाटा एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में SC और ST के विरुद्ध अपराधों में क्रमशः 7% और 26% से अधिक की वृद्धि हुई है। 7% SC के विरुद्ध, ST के विरुद्ध 26% की वृद्धि, ग्रोथ रेट है ये, अपराध नहीं है ये, 26% की ग्रोथ रेट है ये, उनके खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो। इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में हर दिन बलात्कार के 88 मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से कुछ मामले जाति आधारित अपराधों से संबंधित भी होते हैं। अपराध दर और आरोप पत्रों में क्षेत्रीय अंतर भी है। देखिए अपराध का दर और आरोप पत्र को दाखिल करने में क्षेत्रीय अंतर है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का इनका रेट है। जाति आधारित अपराध क्षेत्रीय विशिष्टता और उनसे लड़ने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के अंतर से भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश 2021 में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध क्राइम रेट सबसे अधिक थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश 2020 में भी अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध दर सबसे अधिक थी, जबकि 2019 में वह राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर था। मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है इन मामलों में। देखिए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करने की दर अधिकांश भारतीय राज्यों की तुलना में सबसे अधिक थी। चार्जशीट जब दाखिल हुआ, चार्जशीट का मतलब क्या होता है? आरोप तय हो गया उस अपराधी पर, पहले FIR हुआ, फिर चार्जशीट दायर, मतलब कि न्यायालय में गया है वो मामला। कई सारे जगहों पर तो थाने भी नहीं पहुँच पाते हैं मामले, न्यायालय तो बहुत दूर की बात होगी। इसका पड़ोसी राज्य राजस्थान इस मामले में काफ़ी पीछे था, जिससे प्रकट होता है कि राज्य पुलिस को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। भारत में जाति आधारित अपराधों के कारण क्या हैं? जाति व्यवस्था और पदानुक्रम संरचना, वंश और व्यवसाय पर आधारित एक प्राचीन सामाजिक स्थिरीकरण है। एक कठोर पदानुक्रम संरचना का निर्माण हो गया है। यहाँ व्यक्तियों को विशिष्ट जातियों में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यवस्था कथित उच्च जातियों में श्रेष्ठ की भावना और निचली जातियों में हीनता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे निचली जाति के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा मिलता है इसके कारण से। अगला कौन सा है? सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मान्यताएं। सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मान्यताएं जो पीढ़ियों से चली आ रही जाति आधारित श्रेष्ठता और हीनता की धारणा को पुष्ट करती हैं। कारण बता रहा हूँ मैं, जाति आधारित हिंसा क्यों होते हैं, आपसे यही कारण ही पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पर फिर आप तारे देखेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, हाथ चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। इसलिए कारण बता रहा हूँ, ये कारण है, इसको नोट डाउन करना चाहिए, कम से कम पॉइंट तो नोट डाउन कर ही लीजिए, बात की उसमें सोच कर आप एक्सप्लेन उसको कर सकते हैं। यह मानदंड भेदभाव दृष्टिकोण और प्रथाओं का सामान्यीकरण करते हैं, जिससे जाति आधारित हिंसा से मुक्ति पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आर्थिक शोषण के कारण भी होता है। जाति आधारित हिंसा कभी कभी आर्थिक शोषण के उद्देश्य से भी प्रेरित होती है। निचली जाति के व्यक्तियों को प्रभुत्वशाली जाति समूह के हाथों शोषण, बलात्श्रम, आर्थिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। राजनीतिक सत्ता संघर्ष के कारण भी होता है। अंतरजातीय विवाह,
प्रमुख कारण बन गया है आजकल। तो कानूनों में कार्यान्वयन का अभाव, इसके कारण से भी जातिगत हिंसाएं होती हैं। प्रभाव क्या होता है? मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, सामाजिक विखंडन क्रिएट होता है, समाज डिवाइड होता है, इससे भय और असुरक्षा की भावना बनती है, विकास और सशक्तिकरण बाधाएं बनती हैं, संस्थाओं के प्रति विश्वास में कमी होती है, नक्सलवादी जैसी घटनाएं जो हैं, नक्सलवाद जैसी बढ़ावा जो है, सोच जो है, इसको बढ़ावा मिलता है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है, समाज में सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। नक्सलवाद का कारण क्या था? बिहार में देखिए अलग अलग कारण है नक्सलवादियों का। आंध्र प्रदेश में जमीन के कारण हो सकता है, छत्तीसगढ़ में जमीन के कारण हो सकता है, लेकिन बिहार में जातिगत कारणों से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला था। तो ये सब कारण जो है ये इन्हीं के कारण क्रिएट होता है। जातिगत हिंसा, जातिगत भेदभाव के कारण नक्सलवादी जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय छवि भी धूमिल होता है भारत का। और जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध कौन कौन सुरक्षा उपाय दिए गए हैं? तो आर्टिकल 15 पता ही है आपको। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी, पहला धर्म, दूसरा मूल वंश, इसको ऐसे ही याद रखना होता है। इसमें से पूछ लेता है कि निम्न से कौन से एक आधार भेदभाव से मुक्ति की बात की गई है? जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, भारत का संविधान आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी विशेष नियोजन या पद में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी का आधार पर कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 335, संघ या किसी राज्य के कार्यपाल से संबंधित सेवाओं और पदों की नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, उनके दावों को महत्व दिया जाएगा। और 330, 332 लोकसभा राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारा कुछ मैंने आपको जातिगत हिंसा से जुड़ा हुआ एक आपको बताया कि MP टॉप पर है, सेकेंड पर राजस्थान है, कारण किस लिए है और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, और संविधान में कौन कौन से उपाय दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पॉइंट जोड़ना चाहें तो ज़रूर जोड़ सकते हैं। मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। ओके, अगला टॉपिक क्या है गुरु? देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष में कचरे का इसरो ने खोज निकाला समाधान। वेरी गुड। ऊंची कक्षा में उपग्रह स्थापित कर रॉकेट को निचली कक्षा में लाने का प्रयोग रहा है सफल। देखिए ऊंची कक्षा में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को स्थापित कर देते, उसके बाद रॉकेट कहाँ पर आ जाता है? अपना रॉकेट जो जाता है निचली कक्षा में आ जाता है। निचली कक्षा से फिर हम उसको कहाँ पर ले आएंगे? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करवा देंगे, जहाँ पर वो जल के राख हो जाती है। इससे क्या होगा? अंतरिक्ष का जो कचरा है वो साफ हो जाता है, अंतरिक्ष में कचरा क्रिएट नहीं होता है। अंतरिक्ष में इतना ज़्यादा कचरा हो गया है, कचरा कौन सा? प्लास्टिक की पन्नी है क्या? नहीं। जो सैटेलाइट हम भेजते हैं कुछ सालों बाद वो काम करना बंद कर देता है, वो वहीं पर रह जाता है। और जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं प्रक्षेपित करने के बाद उसके अंग प्रत्यंग वहीं पर बिखर कर रह जाते हैं, और वो पृथ्वी के गोल गोल चक्कर काट रहे, कितना किलोमीटर की रफ्तार से? सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चक्कर काट रहे होते हैं, और वो किसी सैटेलाइट से टकराते हैं, पूरा का पूरा सैटेलाइट तबाह हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। अंतरिक्ष में कोई बीड़ी पी के किसी ने थोड़ी ना फेंका है वहाँ कचरा होगा, यही सब कचरा होता है। सैटेलाइटों का कचरा हो जाता है, अलग अलग रॉकेट जो जाते हैं उनका कचरा होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का कचरा कहा जाता है। ओके, तो आप देखिए इसको सभी यूरोपियन एजेंसी है, इसने भी इसके लिए कोशिश किया था। नासा भी इसके लिए कोशिश कर रही है कि भाई अंतरिक्ष में कचरा को कम किया जाए, क्योंकि इससे खतरा पैदा हो रहा है। देखिए किस प्रकार खतरा पैदा हो रहा है। हम लाखों डॉलर खर्च करके, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके एक सैटेलाइट भेजते हैं, और वो मान लीजिए किसी अंतरिक्ष के कचरे से टकरा जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा? वो सैटेलाइट ख़राब हो जाएगा। और कचरे इतने अधिक बढ़ गए हैं कि हम प्रक्षेपित करेंगे और कचरे को ट्रैक भी तो नहीं किया जा सकता है कि ये कचरा कहाँ पर घूम रहा है, उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। तो अलग अलग उपाय सारी एजेंसियाँ ढूंढ रही हैं, जिसमें इसरो ने क्या ढूंढा है उपाय कि हम ऊपरी कक्षा में हम जब किसी सैटेलाइट को स्थापित कर देंगे, ये पृथ्वी है, इसका सबसे निचला कक्षा ये हुआ, इससे ऊपर का कक्षा हुआ, और ये इससे ऊपर का सबसे ऊपर का कक्षा हुआ। हम यहाँ पर किसी सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर देंगे, उसके बाद से हमारा रॉकेट कहाँ पर आ जाएगा? तो रॉकेट आ जाएगा निचली कक्षा में, और निचली कक्षा से हम रॉकेट को क्या करेंगे? उसको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करवा देंगे। वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण कोई भी चीज़ जल उठती है, और जलने के बाद वो पृथ्वी पर, समुद्र में कहीं पर गिर जाएगी। अंतरिक्ष का जो कचरा है उसका निपटान हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी को लेकर इसरो ने ये कोशिश की है। PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने इस उपलब्धि को बताया रोमांचक। बिल्कुल रोमांचक चीज़ है ये। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने समाधान खोज निकाला है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को प्रक्षेपित कर सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसके बाद रॉकेट के चौथे चरण को 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाने के प्रयोग में भी सफलता प्राप्त की गई है। इसको ध्यान में रखिएगा। PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें पहले 3 चरण के भाग समुद्र में गिर जाते हैं, और अंतिम चरण PSLV
4 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने के बाद कबाड़ बन जाता है। तो ये जो अंतिम चरण है ना, पहले जो 3 चरण हैं ये तो समुद्र में गिर जाते हैं। प्रक्षेपित होने के कुछ ही घंटों के बाद पहला, दूसरा, तीसरा चरण निकल के गिर जाता है, क्योंकि उसमें फ्यूल भरे होते हैं मुख्य रूप से। ये आप ध्यान रखिएगा, लाखों टन जो होते हैं वो फ्यूल भरे रहते हैं, लाखों लीटर। रॉकेट को उड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो फ्यूल ख़त्म होते हैं, वो चरण अलग अलग होकर गिरने लग जाते हैं। समुद्र में गिरते हैं मुख्य रूप से, इसीलिए देखा होगा आपने समुद्र के किनारे प्रक्षेपण का स्थल बनाया जाता है, या तो जो किसी भी देश का प्रक्षेपण स्थल होता है उसके पूर्वी भाग में बनाया जाता है सामान्य तौर पर, जिसको उसकी आबादी को नुकसान ना पहुंचे। और भारत में भी देखिएगा, और किसके नज़दीक रखा जाता है, तो विषुवत के नज़दीक रखा जाता है, ताकि ग्रेविटी उस पर कम काम करे और आसानी से कम फ्यूल में वो लॉन्च हो जाए। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये काम किया जाता है। तो पहला, दूसरा चरण तो यहीं पर गिर जाता है। तीसरा चरण, एक चरण रह जाता है जो सैटेलाइट को कक्षा में प्रक्षेपित करता है। वो चरण प्रक्षेपित करने के बाद, सैटेलाइट में लगाने के बाद कक्षा में, वो चरण जो होता है बेकार होकर उसी कक्षा में घूमने लग जाता है। इस बार हमने क्या किया, उसको निचली कक्षा में हम लेकर आ गए हैं। निचली कक्षा से हम उसको क्या करेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करवा देंगे। तो ये इसरो ने कमाल किया, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यही लिखा है कि वहीं निचली कक्षा में रॉकेट दशकों तक नहीं बल्कि केवल 2 महीने वहाँ चक्कर लगाएगा, फिर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर नष्ट हो जाएगा। इससे अंतरिक्ष का कचरा समाप्त करने में मदद मिलती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, पीएम श्री स्कूलों की मदद करें उच्च शिक्षा संस्थान। तो पीएम श्री स्कूल आखिरकार है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये, प्रधानमंत्री श्री स्कूल। देख लेते हैं इसको, जिससे आपका सवाल अगर पूछे जाते हैं मेंस में, मान लीजिए कि पीएम श्री योजना के बारे में, पीएम श्री स्कूल के बारे में बताइए, तो आप वहां पर आसानी से लिख लेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक दिवस 2022 का अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसको ध्यान में रखिएगा। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल इसको कहा गया है, नामक नई पहल की शुरू की है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रयोगशाला होगी और पहले चरण के तहत कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, 2020 लाया गया है, इसके लिए क्या होगी, ये प्रयोगशाला के तौर पर काम करेगी। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी का। 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, और इसीलिए इस योजना को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट मिल रहा है कि शिक्षक दिवस में भारत शिक्षकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसर, प्रवक्ताओं सहित शिक्षकों कार्य के महत्व पहचानने और मनाने के लिए 1962 प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक के रूप में मनाता है। पता ही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। तो उसी के बाद किसको शुरू किया गया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है भाई ये, तो यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को उन्नयन विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित स्कूलों में चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना। महत्व क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा, अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेगा तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों के प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। ये इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल गुणात्मक शिक्षण संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण भी शामिल होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना और अच्छी योजना है ये। इस स्कूल में अपनाए गए शिक्षा शास्त्र अधिक अनुभवात्मक, समग्र एकीकृत खेल, खिलौना आधारित पूछताछ, संचालित खोज उन्मुख, शिक्षित केंद्रित, पता नहीं क्या लिख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीली व मनोरंजक होगी। मतलब बहुत सारे आधुनिक तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य ही यही है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा दुनिया का ज्ञान लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी को केंद्रित करके इस स्कूल को डेवलप किया जाएगा। इसी को इन्होंने इतने ख़राब हिंदी शब्दों में लिख रखा है जैसे लग रहा है संस्कृत पढ़ रहा था मैं। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों में दक्षता हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ, वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान का अनुप्रयोग एवं योग्यता पर आधारित होगा। ये स्कूल प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों, खेल उपकरणों, कला कक्षा आदि सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जो समावेशी और सुलभ होंगे। इन स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनःचक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न में देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो पीएम श्री योजना को ध्यान में रखिएगा। पीएम श्री स्कूल योजना को पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पिछले साल के शिक्षक दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है आपके लिए।
पीटी मेंस दोनों जगह इससे बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश भर में 14,500 स्कूलों को चुना गया सबसे पहले, और उनको प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग किया जा रहा है कि इन स्कूलों में हम सारा नए एजुकेशन पॉलिसी का प्रयोग करके देखते हैं कि क्या परिणाम निकलता है। फिर हम पूरे देश भर में उन स्कूलों क्या किसके लिए यूज़ करेंगे, तो अलग स्कूलों को ट्रेनिंग देने के लिए, बाकी जो बच जाएंगे स्कूल उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इन्हीं 14,500 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है। तो पीएम श्री स्कूल योजना को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते बिहार स्पेशल के न्यूज़ पर। बिहार की एक मूवी है जो गई है ऑस्कर के लिए, वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कौन है बिहार की फलक खान जिनकी फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के लिए हुई है सेलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड 2023। ऑस्कर में एक श्रेणी होता है स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड 2023। स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड नामक एक श्रेणी होती है जिसमें 2023 के सेमीफाइनल में अपने बिहार की एक मूवी है जिसका नाम है चंपारण मटन, ये सेलेक्ट हुई है। बिहार की शान फलक खान इन दिनों अपनी फिल्म चंपारण मटन को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इसके बजाय कि मूवी की ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड 2023 के लिए चुना जाना, मूवी ऑस्कर अवार्ड में शामिल होगी। आइए आपको बताते हैं फलक खान आखिरकार कौन है और अपनी जर्नी कब कैसे और कब से। हमें फलक खान के बारे में नहीं जानना है, हमें क्या जानना था कि ये जो चंपारण मटन मूवी है ये एकेडमिक अवार्ड स्टूडेंट 2023 के लिए सेलेक्ट हो गई है। अमेरिका के एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा आयोजित एकेडमिक अवार्ड यानी ऑस्कर दुनिया के सबसे सम्मानित अवार्ड में से एक है, जिसे जीतने का नहीं बल्कि इससे जुड़ने का भी सपना सिने जगत से जुड़े हुए सितारों का होता है। हाल ही बिहार के रहने वाली अदाकारा का नाम ऑस्कर अवार्ड से जुड़ा है। इस बार भारत की ओर से कई सितारों और फिल्मों का ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल है, जिसमें एक बिहार के रहने वाली अभिनेत्री फलक खान स्टारर फिल्म चंपारण मटन भी शामिल है, उसमें चंपारण मटन भी शामिल है। ऑस्कर के सेमीफाइनल में शामिल हुई है चंपारण मटन। फलक खान अपनी फिल्म चंपारण मटन के ऑस्कर अवार्ड पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। दिलचस्प बात यह है कि मूवी ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल में शामिल हो गई है। स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें से फलक खान की शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन नैरेटिव कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है। नैरेटिव कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है ये, और नैरेटिव समेत 3 कैटेगरी में शामिल होने चंपारण मटन पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस साल अवार्ड फंक्शन में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से 1700 फिल्में नॉमिनेट हुई हैं। क्या है चंपारण मटन की कहानी, तो देखिए पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट FTI जो है पुणे में ऑफ इंडिया के रंजन कुमार ने चंपारण मटन का निर्देशन किया है। महज आधे घंटे की फिल्म पूरी कहानी को अच्छे से दर्शाती है। ये कहानी लॉकडाउन की वजह से कई नौकरियों के जाने के बाद अपने गांव लौटे एक ऐसे परिवार की है जो बाद में चंपारण मटन की शुरुआत करता है और मूवी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक बेरोजगार हो जाता है व्यक्ति जो घर लौटता है और लॉकडाउन में, और फिर वो चंपारण मटन को लेकर अपना कारोबार वगैरह शुरू करता है और इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी ये मूवी घूमती है। 30 मिनट की मात्र मूवी, और इसको ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड में 2023 में सेमीफाइनल में इसको लिस्ट किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंपारण मटन तो आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है। वो अलग बात है कि अब उसको विकृत कर दिया गया है, करी पत्ता भी डाल देते हैं चंपारण मटन में। बताइए ये क्या बात हुई भाई, करी पत्ता से हम लोगों का क्या लेना देना, बिहार में थोड़ी ना करी पत्ता का चलन होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे बहुत सारे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।